शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को लालू प्रसाद यादव ने टिकट नहीं दिया या फिर उन्होंने लिया ही नहीं, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा कौन सी ऐसी 5 सीटें हैं जिनको लेकर लालू यादव साफ तौर पर चुनाव से पहले ही पिछड़ते कमजोर नजर आ रहे हैं, और एनडीए की ऐसी कौन सी सीटें हैं जिनको लेकर बिहार में बीजेपी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे। और बात करने के लिए रोज़ की तरह हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका बिहार के इस खास शो में। धन्यवाद, थैंक यू। हिना शहाब, उनको लेकर देखा हमने कि जो लास्ट लिस्ट आई आरजेडी की, उसमें सिवान का जिक्र नहीं था, तो लोगों ने कहा कि शायद अभी प्रयास किए जाएंगे। आपने भी कहा अभी प्रयास जारी है हिना शहाब को मनाने की, इसीलिए टिकट घोषणा नहीं की गई। साथ ही साथ मुस्लिम वोटरों को भी साधना है। मगर अब हम जब बात कर रहे हैं तो सिवान से आरजेडी का प्रत्याशी घोषित हो चुका है, तो ऐसे में इसको किस तरीके से देखा जाए कि हिना शहाब को मनाया नहीं जा सका, या वो टिकट देना लालू यादव चाह ही नहीं रहे थे उनको, इसको किस तरीके से देखा जाए? पंकज जी, थोड़ा समझाइए। देखिए, सच बात यह है कि हिना शहाब की उम्मीदें जो आरजेडी से थीं वो पूरी नहीं हो रही थी, और हिना शहाब को लग रहा था कि उनके पति शहाबुद्दीन, जिन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पक्ष में खुल करके बोला, और उसी का परिणाम हुआ कि उनको फिर से जेल जाना पड़ा, और जेल ही नहीं जाना पड़ा, वो बिहार से तिहाड़ में शिफ्ट हो गए। तो समझिए कि वो कौन सी बात थी? वो ये बात थी कि शहाबुद्दीन ने ये कह दिया था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री हैं। वो दरअसल हमारे नेता नहीं है, परिस्थिति बस हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता हैं। और ये बात इतनी ज्यादा तूल पकड़ी, उसके बाद शहाबुद्दीन को तिहाड़ भेज दिया गया। नीतीश कुमार खासे नाराज हुए, और फिर शहाबुद्दीन तिहाड़ जाने के बाद वापस जिंदा लौट करके आ नहीं पाए। कोविड का समय आया, कोविड से वो पीड़ित हुए, उनकी मौत हुई, और फिर तरह तरह के सवाल भी उठाए गए कि उनका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ। उनके परिवार के तरफ से बहुत तरह की बात कही गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि शहाबुद्दीन ने खुल करके नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया था। हिना शहाब को ऐसा लग रहा था कि वो राज्यसभा की प्रबल दावेदार हैं, वो 2 बार चुनाव पहले हारी हैं, कुल मिलाकर के 3 बार चुनाव हार चुकी हैं, तो अपने पति के सामने भी 2 बार चुनाव हारी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उनको राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था, उनके परिवार के साथ आरजेडी को साथ खड़ा होना चाहिए था। विपत्ति के समय में आरजेडी के साथ कोई खड़ा नहीं था, और खास तौर पर जब ओसामा जो कि उनके बेटे हैं, उनकी जब गिरफ्तारी हुई, उस समय भी परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं था। तो ये तमाम सारी वजह थी, इस वजह से आरजेडी से दूरियां बढ़ती जा रही थी। और एक बड़ा फैक्टर ये था कि उसी इलाके से वो आते हैं जिनको टिकट दिया गया है, और इनका नाम है अवध बिहारी चौधरी। अब अवध बिहारी चौधरी आते हैं। अवध बिहारी चौधरी जो सिवान से ही आते हैं, और वहां पे वर्चस्व की भी जंग छिड़ गई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वर्चस्व की जंग छिड़ जाती है, तो हिना साहब को लगने लगा कि उनके पति ने इतना कुछ किया है, उनके बेटे को लगने लगा कि उनके पिता ने इतना कुछ किया है, लालू प्रसाद को खुल करके हमारे साथ आना चाहिए, तेजस्वी को हमारा समर्थन जम करके करना चाहिए। दरअसल तेजस्वी बीच में ऐसे तमाम बाहुबलियों से किनारा करने लगे थे, साधु यादव तक से किनारा करने लगे थे, क्योंकि कई ऐसी हरकतें साधु और सुभाष यादव की ऐसी थी जिस वजह से आरजेडी की किरकिरी हुई थी, ऐसा मानना है लालू परिवार का। इसलिए उनसे भी किनारा, जबकि वो तो मामा लगते हैं। ऐसे में ये हुआ कि जिस तरीके से हिना साहब को ये बात समझ में आ गई कि लगातार आरजेडी से हम खड़े भी होते हैं, आरजेडी से हमारी जीत भी नहीं होती है, और जीत नहीं होने की बड़ी वजह यह होती है कि सवर्ण हमारे पक्ष में वोट नहीं देता। अब देखिए, हिना साहब ने पहले यह कहा कि हमें राज्यसभा की सीट दीजिए, राज्यसभा की सीट मिली नहीं, और उस समय आपको मालूम है किनको भेज दिया गया था, तो अशफाक करीम राज्यसभा चले गए। उसके बाद एमएलसी की सीट, जैसा सूत्र बताते हैं कि वो अपने बेटे के लिए मांग रहे थे, लेकिन बेटे को एमएलसी नहीं दिया गया। और जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे बताया गया है कि आरजेडी सुप्रीमो द्वारा यह कह दिया गया कि बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, जबकि एमएलसी कारी शोएब को बना दिया गया
एमएलसी भले ही उनकी पत्नी हिना साहब को आरजेडी बनाने का सोच रही थी, ये हमें आरजेडी के सूत्रों से पता चलता है, पर एमएलसी के लायक खुद को हिना साहब नहीं समझ रही थी। उन्हें लग रहा था कि कम से कम राज्यसभा के हकदार हैं वो, पर राज्यसभा तो उन्हें भेजा नहीं गया, एमएलसी उनके बेटे को बनाया नहीं गया, इसलिए हिना साहब नाराज हो गई। दूसरी तरफ हिना साहब को यह लग रहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का जब वर्चस्व बढ़ा, उनका रुतबा बढ़ा, तो उनका रुतबा कैसे बढ़ा? दरअसल उनकी लड़ाई शुरुआत में माले के खिलाफ हुई। माले के खिलाफ जब लड़ाई शुरू हुई तो उसमें वो तमाम ऐसी जातियां जिनके पास जमीनें हैं, थोड़ी बहुत ज्यादा जितनी भी जमीनें हैं, लैंड ऑनिंग कास्ट, वो शहाबुद्दीन के पक्ष में खड़ी थी। उसमें सवर्ण भी आते हैं। अब देखिए, सवर्ण मतदाता वहां पर तकरीबन 4 लाख हैं। अब आप समझिए कि वो सारे लोग शहाबुद्दीन को सपोर्ट करते थे, क्योंकि शहाबुद्दीन उनके लिए लड़ते थे, शहाबुद्दीन की अच्छी पैठ थी। लेकिन अब हिना साहब को 3 बार चुनाव लड़ने के बाद यह लग गया कि सवर्ण उनका साथ इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो आरजेडी से चुनाव लड़ते, इसलिए उन्होंने अब तय कर लिया कि आरजेडी से टिकट लेने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि देखिए, जेडीयू से टिकट जिनको मिला है वो रमेश कुशवाहा की पत्नी है। रमेश कुशवाहा के पिता सीताराम कुशवाहा सीपीआई-एमएल के सक्रिय सदस्य थे, नेता थे, माले के नेता थे। अब ऐसे में हिना साहब को लग रहा है कि मैं जब इंडिपेंडेंट जनता के बीच में जाऊंगी तो सवर्ण भी वोट करेगा, मुसलमान भी वोट करेगा, और कई जातियां वोट करेंगी जिनके लिए उनके पति लड़ा करते थे, संघर्ष किया करते थे। तो इसलिए उनको लग रहा है कि पॉलिटिकली वो ज्यादा फायदे में रहेंगी अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ती। इसलिए उन्होंने बड़ा साफ मना कर दिया। पर नाराजगी पुरानी, नाराजगी ये है कि उनको लगता है कि वो जिस बात की हकदार थी वो उन्हें मिला नहीं, उनके बेटे जिस बात के हकदार थे वो उन्हें मिला नहीं। जिस समय आरजेडी के समर्थन की जरूरत थी वो समर्थन आरजेडी के नेतृत्व के तरफ से मिला नहीं, क्योंकि आपको याद होगा जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी और उस समय समर्थन की जरूरत थी ना, जब इनको बिहार से तिहाड़ भेजा जा रहा था। तो सवाल यह उठता है कि उस समय जब तिहाड़ भेजा जा रहा था तो मदद तो मिली नहीं, मदद नहीं मिली तो उस वजह से साहब बहुत दिक्कत में पड़ गए, और तिहाड़ में रहे और बिहार के जेल में रहे होते तो दूसरी बात होती। इसलिए हिना साहब का गुस्सा है जो कि साफ दिखाई पड़ता है। हिना साहब, खबर यह है कि अवध बिहारी चौधरी के जरिए ही टिकट भिजवाने की कोशिश की गई, लेकिन हिना साहब ने मना कर दिया। चूंकि अवध बिहारी चौधरी खुद लड़ना चाहते हैं, इसलिए पार्टी ने अवध बिहारी चौधरी को टिकट दे दिया है। अब यह चीज क्लियर हो चुका है कि अवध बिहारी चौधरी ही जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ, जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में होंगे। आरजेडी के तरफ से अवध बिहारी चौधरी होंगे, जो कि महागठबंधन सरकार में स्पीकर पद पर। बिल्कुल, तो चुनाव एक तरीके से त्रिकोणीय कह सकते हैं हो जाएगा और इंटरेस्टिंग होगा। जाहिर सी बात है कि उस सीट पर पहुंचने का प्रयास रहेगा हम लोगों का, और वहां पर जो लोकल समीकरण होंगे, आम लोग क्या सोच रहे हैं वो आप तक हम जरूर जल्दी पहुंचाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं पंकज जी उन 5 सीटों की जिनके बारे में बड़ी चर्चा है, खास तौर पे कि आरजेडी टिकट घोषणा के बाद और चुनाव के पहले ही वहां पर कमजोर नजर आ रही है। कौन सी ये 5 सीटें हैं? देखिए, जहां तक सवाल है आरजेडी का, तो आरजेडी को लेकर के ये सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है कि आखिरकार आरजेडी कर क्या रही है। एक सवाल वहां की फिजा में बहुत तेजी से तैर रहा है कि सन ऑफ मल्लाह को 3 सीट और अल्लाह के बंदे को 2 सीट। ये आरजेडी का कैसा इंसाफ है? अगर मुस्लिम जो कि अल्लाह के बंदे, बड़ा इंटरेस्टिंग, हाँ, सन ऑफ मल्लाह 3 सीट और अल्लाह को मानने वाले को सिर्फ 2 सीट, ये आरजेडी का कैसा इंसाफ है? इस तरह की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इस तरह की बात अशफाक करीम करते हुए पार्टी को छोड़े। अच्छा। अशफाक करीम ने आरजेडी से नाता तोड़ दिया, जो कि अभी थोड़े दिन पहले आरजेडी से राज्यसभा के सदस्य थे। कटिहार से वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे,
बाद में सुपौल चले गए। और इन लोगों ने यह बात कही थी कि अरे यादवों की आबादी 14% है, तो आप 8 से 9 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हो, और हमारी आबादी 18% है, तो हमें आधी सीटें तो दो, कम से कम 4 उम्मीदवार तो हमें उतारने दो। वो क्यों नहीं उतारने दे रहे हो? तो ये नाराजगी अशफाक करीम की थी। पर सवाल ये उठ रहा है कि 5 सीटें कहां लालू प्रसाद यादव जहां पर उन्होंने अपनी स्थिति बड़ी कमजोर कर ली है, तो यह चर्चा हर तरफ है। कहा यह जा रहा है कि झंझारपुर अभी एक सीट है जो कि वीआईपी को दिया गया है जी। वीआईपी वहां से आज सुमन कुमार महासेठ को उम्मीदवार बना दिया है। सुमन कुमार महासेठ बीजेपी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। अब वो बताइए, नहीं माफ करिएगा, बीजेपी से नहीं, लेकिन सुमन कुमार का आरएसएस बैकग्राउंड बताया जाता है, बीजेपी से नजदीकियां बताई जाती हैं, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इनको टिकट देने का क्या मतलब जी। अगर इनको टिकट दिया जा रहा है तो वहां पे गुलाब यादव हैं जो कि रोड शो कर चुके थे, वो मान चुके थे कि वीआईपी पार्टी से उनको टिकट मिल रहा है। गुलाब यादव की अच्छी राजनीतिक हैसियत है। गुलाब यादव आरजेडी के विरोध में अपनी पत्नी को जितवा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे लोगों को आप टिकट दे रहे हैं जहां की पहले ही लग रहा है कि आप हार जाएंगे, तो ऐसे लोगों को आप टिकट क्यों दे रहे हैं, किस भरोसे में दे रहे हैं? दूसरा सवाल यह किया जा रहा है कि पूर्णिया में आपने पप्पू यादव को बिल्कुल खत्म कर दिया, मतलब आप तैयार ही नहीं हुए, तो बीमा भारती तो आपकी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, तो पूर्णिया आप पहले ही हार रहे हैं। तीसरा यही सवाल उठ रहा है कि सिवान में अगर हिना साहब खड़ी होती हैं तो आरजेडी कहां नजर आएगी, इसलिए आरजेडी नजर नहीं आएगी तो आरजेडी की हार पहले ही तय है। चौथा सवाल बार बार उठा दिया जा रहा है कि नालंदा जो कि नीतीश कुमार का गृह प्रदेश है, वहां आपने माले को टिकट दे दिया। अब माले को सौरभ हैं वहां के उम्मीदवार, और कौशलेंद्र कुमार जो कि वहां के मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, नीतीश कुमार के खास हैं, आपने वहां उम्मीदवार दे दिया। वो कहां से जीतेंगे? साथ ही साथ पांचवी बात कही जाती है कि मधुबनी, हमेशा अली अशरफ फातमी दरभंगा से चुनाव लड़ते रहे, दरभंगा से जीतते रहे हैं। अब वो दरभंगा की जगह आपने मधुबनी उनको शिफ्ट कर दिया, इसका आपको फायदा क्या होगा? इसका आपको फायदा तो कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 5 सीटों पर इस तरह की हार, 5 सीट जो पहले से ही दिख रहा है कि ऐसे कमजोर सीटें हैं जहां पर आपने जिस तरीके का उम्मीदवार दिया है, वैसे कहा तो जा रहा है कि मुंगेर में भी आपने अनीता कुमारी को दे दिया, और ठीक चुनाव से पहले अशोक महतो जो कि अपराधी छवि के व्यक्ति रहे हैं, 17-18 साल जेल में रहे हैं, जेल ब्रेक कांड में उनको सजा मिली है। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए आपने उनकी शादी करा दी, और राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह के खिलाफ आपने एक प्रतिद्वंदी के तौर पर उतरवा दिया। वो भी ललन सिंह के सामने कहां टिक पाएंगे? इस तरह की भी बात हो रही। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इन तमाम सीटों पर अगर आरजेडी चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही कमजोर नजर आ रही है तो उसका हश्र क्या होगा? और सिर्फ यही सीटें नहीं है, आप चलिए मधेपुरा तो यादवों का गढ़ माना जाता है, लालू प्रसाद भी वहां से चुनाव लड़े हैं, शरद यादव कई बार जीते हैं। शरद यादव के सुपुत्र शांतनु यादव वहां से टिकट चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने अपनी खींच सोशल मीडिया के जरिए भी निकाली, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के विरोध में बहुत कुछ कहा भी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वहां पर कुमार चंद्रदीप को टिकट दे दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि कुमार चंद्रदीप ने वहां पर कितनी मेहनत की, क्योंकि वहां जो दिनेश चंद यादव हैं वो कई बार से चुनाव जीत रहे हैं, हर जाति में उनकी पकड़ है, खुद यादव भी हैं, यादव समाज का वोट भी ले लेते हैं, अति पिछड़ों में भी उनकी पैठ है, और सवर्णों का भी वोट ले लेते हैं, और काफी मीठा बोलने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि वैसे मजबूत प्रत्याशी के सामने आपने कुमार चंद्रदीप को टिकट दिया है, तो उनको भी उस हिसाब से मजबूत नहीं बल्कि कमजोर उम्मीदवार माना जा रहा है। इसलिए कई ऐसी सीटें हैं जिस पर आरजेडी की उम्मीदवारी को लेकर के सवाल पार्टी के भीतर ही उठ रहा है, और ये उठाने वाले वो तमाम नेता हैं
जिनको लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव क्या इन सीटों पर गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ रहे, और बहुत लोग तो आरोप भी लगा रहे हैं, जैसे देवेंद्र प्रसाद यादव जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लालू प्रसाद के खिलाफ खुल करके बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लग ही नहीं रहा कि आरजेडी सीरियसली चुनाव लड़ भी रही है, या आरजेडी परोक्ष रूप से बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है। इस तरह का वो मैसेजिंग देने का काम कर रहा है। समझिए ये बहुत गंभीर मसला है। एक और बात मैं करना चाहूंगा, अशफाक करीम ने भी आरोप लगा दिया है कि लालू प्रसाद कह रहे थे कि आप कटिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ जाइए। अब आप समझिए कटिहार से कांग्रेस के तारिक अनवर है, अगर लालू प्रसाद इनको कह दे रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लीजिए, इसका मतलब क्या है कि लालू प्रसाद नहीं चाहते हैं कि तारिक अनवर चुनाव जीते, लालू प्रसाद नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन का उम्मीदवार जीते, लालू प्रसाद नहीं चाहते हैं कि इंडिया अलायंस का उम्मीदवार जीते। ऐसे में पहले पप्पू, बाद में कन्हैया, फिर तीसरे तारिक अनवर भी नहीं जीते। आखिरकार लालू प्रसाद चाहते क्या हैं? अशफाक करीम ने यह बड़ा खुला आरोप लगाया और इसलिए अशफाक करीम ने पार्टी छोड़ दी, जेडीयू का दामन थाम लिया। पर बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है वो अपने आप में कितना गंभीर है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कुछ सीटों पर साफ साफ ये सवाल उठ रहे हैं कि ये सीटें आरजेडी चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही लूज कर रही है। वजह आरजेडी का गलत डिसीजन है, आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया गया गलत फैसला। बिल्कुल, तो आरजेडी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठने लगे हैं और पंकज जी ने सिर्फ 5 नहीं 2-3 सीटें एक्स्ट्रा करीब 8 सीटें गिना दी, जहां पर चुनाव से पहले ही आरजेडी कहीं ना कहीं कमजोर दिख रही है और पार्टी के अंदर के ही तमाम नेता अब विद्रोही स्वर अलाप चुके हैं और जगह जगह दूसरे प्रत्याशियों का, जैसे कि पूर्णिया में आपने बताया देवेंद्र प्रसाद यादव खुलकर प्रचार या साथ दे रहे हैं पप्पू यादव को, तो ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो आसान राह रहने वाली नहीं है, मगर आसान राह सिर्फ आरजेडी के लिए या मुश्किलात नहीं है, मुश्किलात एनडीए के लिए भी हैं। एनडीए की भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर चिंता की लकीरें बढ़ी हुई है, खासतौर पर बीजेपी। कौन सी वो सीटें हैं पंकज जी? देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी को यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि जहानाबाद उसको मुश्किल में दिख रहा है। आपको बताएं, पिछली बार भी जहानाबाद में मुश्किल से 1700 वोटों से जीत पाए जी। तो वहां पर ये सीटें मुश्किल दिखाई पड़ रही हैं कि जहानाबाद में किस तरीके से पार्टी चुनाव लड़ेगी। खास तौर पर जहानाबाद में भूमियारों की आबादी अच्छी है और भूमियार समाज की तरफ से एक आशुतोष उतर आए हैं जो कि भूमियार ब्राह्मण महासंघ के नेता कहे जाते हैं। उन्होंने एक संगठन बनाया है और उसका वो नेतृत्व प्रदान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वो खड़े हो गए हैं तो वो निश्चित तौर पर अच्छी संख्या में वोट काटेंगे और भूमियार मतदाता इसलिए वोट नहीं देंगे क्योंकि वो जहानाबाद भूमियारों की सीट मानी जाती थी, अच्छे संख्या में मतदाता थे। अगर कुछ वोट ये काट लेते हैं तो पिछले बार भी 1700 से जीत पाए थे, तो यहाँ पर नुकसान चंद्रवंशी जी को हो सकता है। पर दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि एक अजय कानू है, अजय कानू अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। अगर जहानाबाद से वो मैदान में होंगे तो क्या ये बैलेंस, संतुलन वहां पर बैठ सकता है? और संतुलन अगर इस तरीके से बैठता है तो शायद चंद्रवंशी को बहुत नुकसान नहीं है। तो जहानाबाद की एक चिंता निश्चित तौर पर एनडीए में बहुत ज्यादा है। किशनगंज को लेकर के पहले से भी है क्योंकि वहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ही 68 पिछली बार यही एक सीट हारी भी आसपास है और यही सीट हारी भी थी। लेकिन एक और सीट की बात करूं तो बांका को लेकर के भी एनडीए में थोड़ी चिंता की लकीर देखी जा सकती है। वैसे ये माना जा रहा है कि बांका में चुनाव तक ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन एनडीए में बांका को लेकर के भी थोड़ी चिंता है कि क्या बांका एनडीए जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। इसको लेकर के गंभीर चिंता है। और साथ ही साथ आपको बताएं तो खगड़िया भी वो सीट है जिसको लेकर के चिंता है। खगड़िया गृह जिला है सम्राट चौधरी का। चुनाव से पहले सम्राट चौधरी वहां खासा मशक्कत करते हुए देखे जाएंगे और खास तौर पर कहा जा रहा है कि कुशवाहा समाज वहां पर नाराज है। कुशवाहा समाज लोकल प्रत्याशी को देख करके वोट कर रहा है, इसलिए सम्राट चौधरी को नवादा में भी उतारा गया है क्योंकि आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया है। सम्राट चौधरी कई गांव
गांव में जाकर के कुशवाहा समाज को बीजेपी के पक्ष में करने में लगे हुए हैं, और यही कोशिश वो औरंगाबाद में भी कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी कुशवाहा को साथ जोड़ने की कवायद है। इन सीटों पर नीतीश कुमार का भी आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार का भी आधार वोट कोयरी और कुर्मी माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, अगर ये तीनों मिलकर के कैंपेन करते हैं और साथ ही साथ कुशवाहा समाज को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके हित एनडीए में ज्यादा सधेंगे, क्योंकि ये बड़े नेता हैं जिनके हाथों में नेतृत्व है, तो क्या कुशवाहा समाज इनकी बातों को सुनेगा? लेकिन एनडीए में इन तमाम सीटों को लेकर के चिंता जरूर है, क्योंकि आरजेडी ने ये मान करके उम्मीदवार उतारा है कि मुस्लिम और यादव के वोटर्स को ट्रांसफर आसानी से कराया जा सकता है। अगर हम कुशवाहा के वोटों में सेंधमारी कर दें या जो एनडीए के वोटर्स हैं उनमें सेंधमारी कर दें तो हमारी जीत हो सकती है। इसलिए इन कुछ सीटों पर एनडीए के भीतर चिंता का सबब जरूर है। चिंता का सबब तो है पंकज जी, मगर जैसे कि आरजेडी में आपने 2-3 नेताओं के नाम गिनाए कि वो खुलकर इस जो विरोध है या जो टिकट बंटवारा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। क्या बीजेपी में भी ऐसा है, कुछ सीटों को लेकर जो आपने गिनाई वहां पर कोई विरोध, कोई बातचीत, ऐसी कोई बयान आया है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता बीजेपी में, अगर देखिए अगर आप बात करें बक्सर का, तो बक्सर में अश्विनी चौबे ने बोला जरूर है, लेकिन अश्विनी चौबे दूसरे किस पार्टी में जाकर के राजनीतिक रूप से वो सरवाइव कर सकते हैं? अश्विनी चौबे के सुपुत्र भी हैं, उनको भी राजनीति करनी, और आप देखेंगे नेचुरल इंक्लिनेशन किसी परिवार का या किसी व्यक्ति का किस तरफ रहा है, तो अश्विनी चौबे पार्टी लाइन से हट करके स्टैंड ले लें और पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर दें, इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम लगती है। अभी वो कुछ बोल रहे हैं, शायद पार्टी हाईकमान से बार्गेन कर रहे होंगे, कुछ अलग पदों पर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, या अपने बेटे को कहीं पर प्लेस करने की फिराक में होंगे। ये राजनीतिक इस तरह की राजनीति करते हैं, एक दबाव की राजनीति होती है, लेकिन आप उनका हमेशा का पॉलिटिक्स देखें तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता है कि वो बीजेपी से इतर कहीं कुछ कर पाएंगे। जहां तक सवाल है बेगूसराय का, तो बेगूसराय में भी शुरुआत में कुछ दिक्कत जरूर दिखाई पड़ी थी। गिरिराज सिंह के खिलाफ राकेश सिन्हा का नाम आ रहा था, लेकिन अब राकेश सिन्हा वहां से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बनने नहीं जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने अंदर के कलेश को वहां पे समेट लिया है। मुझे लगता है कि वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सुपौल एक जरूर ऐसा सीट है जहां से वैद्यनाथ मेहता जो कि आईआरएस हैं, उनको उम्मीद थी कि उपेंद्र कुशवाहा को एक से ज्यादा सीटें मिलेगी तो वैद्यनाथ मेहता सुपौल से उम्मीदवार हो सकते हैं। इसको लेकर के चर्चा चल रही थी, पर वैद्यनाथ मेहता ने अब डिक्लेयर कर दिया है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि दिलेश्वर कामत जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनको कितना नुकसान वो पहुंचा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तो ये लोग इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर आप कहें तो 3 लोगों का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। एक पप्पू यादव, दूसरी हिना साहब, और तीसरे पवन सिंह अगर काराकाट से उतरते हैं तो उनके नाम की चर्चा है। पर पवन सिंह भी जीत पाएंगे इसमें बहुत गंभीर संशय है। पर पप्पू यादव को लेकर के जरूर है कि वो पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, 1 साल से मेहनत कर रहे थे, तो पप्पू यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उनका अपर एज है। लेकिन देखिए, अभी प्रधानमंत्री पूर्णिया जाने वाले हैं, वहां सभा करेंगे। सवाल यह उठता है कि बीमा वर्सेस पप्पू यादव की लड़ाई में कहीं फिर से एनडीए का उम्मीदवार वहां पर निकल जाए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए अभी उस बारे में कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि पप्पू यादव भी जीत रहे हैं, यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि पप्पू यादव भी यादव, मुसलमान, इन तमाम लोगों का वोट लेने की कोशिश करेंगे। और जहां तक बीमा भारती का सवाल है तो आरजेडी का आधार वोट बैंक यादव और मुसलमान रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इन वोटों में बिखराव होता है, बंटता है, या क्या होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जहां तक सुपौल का सवाल है तो वैद्यनाथ मेहता किस हद तक एनडीए को नुकसान पहुंचाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। पवन सिंह क्या उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान पहुंचा पाएंगे काराकाट में, क्योंकि इसकी भी चर्चा बड़ी तेज हो रही है। जहां तक अश्विनी चौबे का सवाल है तो मैं नहीं मानता हूं कि अश्विनी चौबे चुनाव आते आते तक बक्सर में बीजेपी उम्मीदवार का विरोध करेंगे।
बिल्कुल, तो चीज़ें साफ होती जा रही हैं, कहाँ पर कौन भारी है, कौन कमज़ोर है। साथ ही साथ जो भी राजनीतिक अपडेट्स आ रहे हैं आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। जल्द चुनाव को लेकर फील्ड में क्या चल रहा है, जनता क्या सोच रही है, वो भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।